हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन पार्क बनियापुर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुमित आज मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ पुष्पीय पादप में लैंगिक जन्म चैप्टर से परागण टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं और बताते हैं कि परागण होता क्या है। हम थोड़े से पीछे की तरफ चलते हैं और आगे पीछे जो हमने आप लोगों को 2 पार्ट के वीडियो बना रखे हैं, जिसमें मैंने आपको पुष्प के नर भाग और पुष्प के मादा भाग के बारे में आपको बताया कि नर भाग में परागकण कैसे बनते हैं और पुष्प में अंड कोशिका कैसे बनती है। ये दोनों के बारे में मैंने एक एक वीडियो आपको बना रखा है जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये परागण क्या है। तो परागण क्या है, सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो परागण का परिभाषा होता है बाबू, अगर सिंपल सी चीजों की इसकी बात समझे तो पराग कण का पराग कोश से निकलकर पुष्प के वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये आपका एक पुष्प का चित्र है। यहाँ पे आपका पराग कोश में ये पराग कण होते हैं। ये पराग कण का किसी भी माध्यम से, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से या कीट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ये पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जो होती है ये परागण के नाम से जानी जाती है। यानी परागण का अगर परिभाषा लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि पराग कण का पराग कोश से निकलकर पुष्प के पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि परागण होता कितने प्रकार का है। तो परागण की अगर बात करें तो परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो परागण होता है उसको बोलते हैं स्वपरागण, और जो दूसरा परागण होता है उसको बोलते हैं परपरागण। अब हम लोग जानेंगे कि स्वपरागण और परपरागण होता क्या है। तो स्वपरागण का मतलब होता है बाबू कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है बाबू कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, यानी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं, उसी पुष्प के सेम पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण का मतलब होता है कि जब किसी पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं। परपरागण कहते हैं। ध्यान देंगे इस चीज को, जब किसी पुष्प का परागकण अगर उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता है, जैसे सपोज यहां पर हम ध्यान देते हैं कि जैसे ये एक पुष्प है, इसका परागकण और इसी पुष्प के अगर वर्तिका तक पहुंचा तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि इस पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिका, यानी इसके वर्तिका का पहुंच करके दूसरे पुष्प के, इसी पेड़ का हो या दूसरे पेड़ का हो, किसी दूसरे पुष्प के अगर वर्तिका तक पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपरागण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को यह जानना होगा कि स्वपरागण किस में होता है और परपरागण किस में होता है। तो स्वपरागण जैसे बायोला का पुष्प होता है, जैसे बायोला का पुष्प होता है, इसमें जो परागण की क्रिया होती है वो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। एक कोमेलिया भी है जिसमें आपका स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग को जानना होगा पर परागण में तो बहुत सारे हैं, जैसे सूरजमुखी है, ये सब में आपको पर परागण की क्रिया देखने को मिलती है। मक्का है,
गेहूं है, धान है, ये सब में पर परागण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि स्वपरागण और पर परागण के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन हम लोग को ये जानना होगा कि स्वपरागण का महत्व क्या है, ये स्वपरागण की खूबियां क्या है, और फिर पर परागण की खूबियां क्या है, पर परागण किन किन माध्यमों से होता है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पर परागण जैसे मान लीजिए कि इस पुष्प का, एक पुष्प का ये परागण अगर दूसरे पुष्प के वर्तिका तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, किसी, जैसे मान लीजिए वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, या कोई जंतु के माध्यम से अगर वो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। तो ये जो माध्यम है वो कौन कौन सी माध्यम होते हैं, हम आगे आपको चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वपरागण के महत्व क्या है, स्वपरागण का महत्व क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्वपरागण का महत्व। तो अगर स्वपरागण के महत्व की अगर बात करें, स्वपरागण का महत्व की अगर बात करें तो मुख्य रूप से स्वपरागण के दो महत्व होते हैं। एक तो ये होता है कि इस प्रकार के पुष्पों में परागण जो होता है वह सुनिश्चित होता है। इस प्रकार के पुष्पों में परागण या निषेचन सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। दूसरा इसकी खूबियां है कि इस प्रकार के परागण के फलस्वरूप जो संतान होते हैं वो दुर्बल होते हैं। इस प्रकार के परागण के फलस्वरूप संतान दुर्बल होते हैं। अब ध्यान देंगे ये इसका महत्व कैसे है, किस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। जैसे स्वपरागण की अगर बात करें तो स्वपरागण जब, जैसे मान लीजिए कि एक ही पुष्प है, उसी का परागण उसी के वर्तिका तक अगर पहुंचेगा तो इसके जो हानि, नष्ट होने की जो संभावना है, इसके जो शिकार होने की संभावना है, जो परागण की क्षति होने की संभावना है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। तो इसमें जो होता है परागण सुनिश्चित होता है, परागण मतलब निषेचन की क्रिया निश्चित होती है। और दूसरा होता है कि इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं वो जो होते हैं अधिक जीवन क्षम नहीं होते, ये दुर्बल होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पर परागण की। तो पर परागण जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि जब एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उस क्रिया को हम लोग पर परागण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पर परागण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हम आपको बता दें कि पर परागण की जहां तक बात है, पर परागण मुख्य रूप से, पर परागण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वह होता है सजात पुष्पी, और एक जो होता है वह होता है पर निषेचन। अब हम लोग जानेंगे कि सजात पुष्पी क्या होता है और पर निषेचन क्या होता है। तो सजात पुष्पी में क्या होता है कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात पुष्पी परागण कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक पादप है, यहां पे मान लीजिए एक पादप है और यहाँ पे आपका पुष्प लगा हुआ है और एक पुष्प यहां पे लगा हुआ है, सपोर्टेड। इस पुष्प का परागकण मतलब पौधा चेंज नहीं होना चाहिए, इस पुष्प का परागकण इसी पौधे के अगर दूसरे पुष्प के पास पहुंचता है तो इस प्रकार की पर परागण की जो क्रिया होती है वो सजात पुष्पी कहलाती है। अगर हम लोग पर निषेचन की बात करें कि पर निषेचन क्या होता है, तो पर निषेचन का मतलब होता है कि जब एक पुष्प का परागकण
परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे परनिषेचन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब एक पुष्प का परागकण अगर दूसरे पुष्प के, यानी हम कह सकते हैं जैसे दो डिफरेंट हमने पौधे ले लेते हैं, जैसे इस प्रकार से एक पुष्प का पौधा मान लीजिए ये, और ये दूसरे पुष्प का पौधा है। इस पुष्प के जो पौधे हैं, इस पौधे के जो पुष्प है, इसके परागकण अगर इस पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यानी पौधा आपका चेंज हो जाए, तो उस क्रिया को हम लोग परनिषेचन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बताएंगे कि परनिषेचन जो होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, हम एक एक करके उन चीजों को ध्यान देंगे। तो हमने आपको बताया कि परनिषेचन की जो क्रिया होती है वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा होती है। तो वो माध्यम कौन कौन सा है, अब हम आपको बताते हैं। तो परनिषेचन का जो माध्यम है, परनिषेचन का माध्यम वो, यानी परनिषेचन की जो क्रिया होती है वो किसके किसके द्वारा होती है, और जो सजात पुष्पी की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, यानी पर परागण का माध्यम क्या क्या है। तो पर परागण का अगर माध्यम की बात करें, इसके अंदर दोनों आ जाएंगे, यानी सजात पुष्पी के लिए भी आ जाएंगे और परनिषेचन के लिए भी आ जाएंगे। तो सबसे जो पहला जो परागण होता है वह होता है जल परागण। दूसरा जो परागण होता है वह वायु परागण होता है। तीसरा जो परागण है वह है जंतु परागण, और चौथा कहिएगा तो हम कहेंगे कृत्रिम परागण। ये चार पर परागण के माध्यम है जिसके द्वारा एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि जल परागण क्या होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से पुष्प आते हैं और उनमें कौन कौन सी विशेषता होती है। हम एक एक करके चारों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जल परागण के बारे में कि जल परागण क्या होता है। तो देखिए सिंपल से चीजें हम लोग याद रखेंगे। जल परागण, ये जो पॉइंट है इसी में इसका आंसर है, यानी जब परागण की क्रिया, यानी जो ये पर परागण की जो क्रिया होती है, पर परागण में क्या होता है कि जब एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो जब यह प्रक्रिया जल के माध्यम से संपन्न होती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग जल परागण के नाम से जानते हैं। अगर इसकी परिभाषा करें तो इस प्रकार से हो सकते हैं। तो परागण की वह प्रक्रिया जो जल के द्वारा संपन्न होती है उसे जल परागण कहते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि जल के माध्यम से कौन कौन से पौधे हैं जिसमें जल परागण होता है। तो इसमें आपके हो सकते हैं जल परागण में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हाइड्रिला का पौधा हो सकता है, बेरिस्नेरिया का पौधा हो सकता है। ये पौधे जैसे में हम यहां पे लिख सकते हैं हाइड्रिला आदि, ऐसे जो पौधे, बेरिस्नेरिया भी होता है जिसमें जल परागण के द्वारा होता है। लेकिन कमल जो कि एक जलीय पौधा है, वो जलीय पुष्प है, लेकिन उसमें जो होता है जल परागण नहीं होता है। उसमें जो परागण की क्रिया होती है वो कीट परागण की प्रक्रिया होती है। अगर हम लोग की बात करें कि ये जो जल परागण है, ये जल परागण के पौधे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो अगर इसकी बात करें तो जल परागण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जल परागण की विशेषता की अगर बात करें कि इसमें खूबियां क्या होती हैं, तो हम एक एक करके इसके बिंदु को ध्यान देंगे। तो जल परागण की जो पहली विशेषता होती है ये हम लोग जानेंगे कि जल परागण के लिए ये पौधे जो होते हैं, इन पौधों में मतलब पराग कणों की संख्या अधिक होती है।
इसमें पराग कणों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। दूसरा, ये अधिकांशतः मतलब पूरे कहिए, ये जो होते हैं केवल जलीय पौधे में होते हैं। यह परागण की क्रिया केवल जलीय पौधे में होती है, केवल जलीय पौधे में होती है। ये आपका जल परागण के बारे में रहा। यानी जल परागण की बात कोई कहे तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि परागण की वो प्रक्रिया जिसमें परागण जो होता है जल के माध्यम से होता है वो जल परागण कहलाता है। जैसे हाइड्रिला का पौधा है, ब्लेसनेरिया का पौधा है, इसकी खूबियां ये है कि ये इसमें परागण की संख्या अधिक होती है। क्यों परागण की संख्या अधिक होती है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम दो, ये मान लीजिए आपका कोई जलाशय हो गया, यहां पे मान लीजिए एक पुष्प हो गया और यहां पे आपका दूसरा पुष्प हो गया। इस पुष्प का परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, तो इसके पहुंचने के लिए परागकण को ये जल के माध्यम से तैर करके यहाँ पे पहुंचना होगा, तो इसके शिकार होने की संभावना अधिक है। तो इसी कारण से इसकी परागकण की संख्या अधिक होती है, ताकि शिकार हो जाए तो कुछ ना कुछ कण यहाँ पे पहुंच जाए। कि थोड़ी सी भी अगर संख्या यहाँ पे पहुंच जाती है तो इसका फ्यूज हो जाएगा, जिससे नए पौधे का जन्म होना आसानी हो जाएगा। दूसरा है कि इसकी परागकण में जो होती है केवल जलीय माध्यम होते हैं, इसमें वायु जैसे मक्का गेहूं, इसमें ऐसे पौधे में ये परागण की क्रिया नहीं होती है। अब हम दूसरे परागण की बात करेंगे, यानी वायु परागण की बात। यानी वायु परागण क्या होता है, किस प्रकार के पौधे में होता है और इसकी क्या क्या खूबियां होती हैं। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं, वायु परागण की। तो देखिए, इसकी परिभाषा याद करना बहुत आसान है बाबू। वायु परागण हो, जल परागण हो या कीट परागण हो या जंतु परागण हो, जो भी परागण की प्रक्रिया, इसका परिभाषा याद करने के लिए कोई मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी लेकर के दिन भर पढ़ते रहे कि परागण की वह प्रक्रिया जो वायु के माध्यम से संपन्न होती है वह वायु परागण है, ऐसा कुछ नहीं। बस इसके द्वारा आप समझिए, वायु परागण यानी जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा संपन्न होती है तो उसे वायु परागण कहते हैं। सिंपल सी चीज है। तो इसकी परिभाषा भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परागण की वह प्रक्रिया जो वायु के माध्यम से संपन्न होती है तो उसे वायु परागण कहते हैं। अब इस प्रकार ये ऐसे परागण की प्रक्रिया किस में होती है? तो मक्का में होता है, गेहूं में होता है, चावल में होता है, यानी धान में। तो इस प्रकार के जो पौधे के में जो होते हैं वह परागण क्रिया वायु के माध्यम से संपन्न होती है। अब इसके विशेषता की अगर बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, यानी वायु परागण की विशेषता क्या है, तो पहला तो इसकी विशेषता है कि इसके पुष्प छोटे होते हैं। इसके पुष्प छोटे होते हैं। यानी हम लोग को ध्यान देना होगा कि वायु परागण जिस पौधे में होता है उसके जो पुष्प होते हैं वह पराग क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरे है कि इसकी परागकण की संख्या, अनगिनत होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था आपको जल परागण के बारे में कि जैसे मान लीजिए कि जब एक पुष्प का परागकण है और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है तो बीच ना बीच में किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी, तो उसके क्षय होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसलिए ये जो पौधे होते हैं ये परागकण अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं, जिससे वो आसानी से परागण क्रिया संपूर्ण कर ले। तो ये इसकी दूसरी खूबी है कि इसकी परागकण की संख्या जो होती है अनगिनत होती है। अगर तीसरा बात करें तो वायु परागण में जो पुष्प होते हैं वो भड़कीले नहीं होते, पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं। अब देखिए यहां पे एक सवाल आता है कि भड़कीले का मतलब क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे कुछ चीजें है कि दूर से ही दिखाई देती है और कुछ चीजें है कि आप नजदीक जाओगे तब आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे कोई चीज है। तो ये भड़कीले का मतलब होता है कि बाहर से दूर से आपको दिखाई नहीं देगी, आप नजदीक जाओगे तभी इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो इसके पुष्प जो होते हैं वह भड़कीले नहीं होते हैं, इसके पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं।
अगर इसकी चौथी बात करें तो इसमें सुगंध का अभाव होता है। सुगंध का अभाव का मतलब ये सेंटेंस नहीं होते हैं, इसमें सुगंध का अभाव होता है, अभाव होता है, यानी ये सुगंधित नहीं होते। ये आपके रहे वायु परागण की खूबियां। अब हम आपको बताने वाले हैं कि वायु परागित जो पुष्प होते हैं उसमें एक केवल एक बीजांड होता है। उसके जो अंडाशय में ये जो आप देख रहे हो, ये पुष्प की जो आकृति यहां मैंने बना रखा है, यहां पे आप ध्यान दो कि मैंने आपको पिछले क्लास में जब आपको बताया था कि अंड कोशिका कैसे बनती है, एक पुष्प के अंदर जो होते हैं गुरु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है, और गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, और गुरु बीजाणु के अंदर अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको ये जब बताया था तो यहां पे आपको बताया था कि एक पुष्प के जयांग में बहुत सारे जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजाणु होते हैं, और इस बीजाणु के अंदर ही 7 जो होते हैं कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना भ्रूण पोष की होती है। और इसके अंदर जो ये बीजांड, ये बहुत सारे जो बीजांड देख रहे हैं, तो ये वायु परागित जितने भी पुष्प होते हैं उस पुष्प में केवल एक बीजांड ही पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वायु परागित पुष्प में बीजांडों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें ऑप्शन आता है 1 2 3 4, आप उसमें एक ही लगाओगे। एक वायु परागित पुष्प में एक ही बीजांड होते हैं। अब हम लोग जानेंगे जंतु परागण के बारे में, यानी जंतु परागण क्या होते हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और जंतु परागण किन किन माध्यमों से संपन्न होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जंतु परागण की। तो देखिए जंतु परागण, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर इस सब चीजों की परिभाषा लिखनी है तो बस वही चीज लिखना है। जंतु परागण का मतलब होता है कि परागण की क्रिया जंतु के माध्यम से संपन्न होती है। जंतु का मतलब ही आप जानते हैं, चाहे वो कीट हो या पक्षी हो, ये सब जंतु परागण के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परागण की वह प्रक्रिया जो जंतु के द्वारा संपन्न होती है उसे जंतु परागण कहते हैं। अब देखिए आप बहुत सारे बुक लोगे तो उसमें आपको जंतु परागण की जगह पे आपको कीट परागण, पक्षी परागण अलग अलग दिए जाते हैं। तो चूंकि हम आपको इसके थोड़ा विस्तार से आपको बता दें कि जंतु परागण को अगर डिवाइड किया जाए तो ये दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो होंगे आपके कीट परागण होंगे, और एक जो होंगे आपके वो आपके होंगे पक्षी परागण। यानी कीट भी एक प्रकार के जंतु है और पक्षी भी एक प्रकार के जंतु है। तो मैंने एक जंतु परागण के अंतर्गत इनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। और अब हम आपको जो बताएंगे वो कीट परागण क्या होते हैं और पक्षी परागण क्या होते हैं। कीट परागण किन में पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, और पक्षी परागण किस में पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है। हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके पहले हम लोग को ये बात को क्लियर कर लेना होगा कि जंतु परागण, कभी भी कोई क्वेश्चन है कि जंतु परागण क्या होता है, किन किन पौधे में होता है, तो जब पौधे पे एग्जाम्पल में पूछा तो कीट परागित पुष्प भी हो जाएंगे और पक्षी परागित पुष्प भी हो जाएंगे उसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जंतु परागण के अंतर्गत। लेकिन अगर केवल कीट परागित पुष्प की बात करें, यानी कीट परागण किस पौधे में पाया जाता है, तो ओनली आप कीट परागित पौधे का नाम लेंगे। और पक्षी परागण की बात करेंगे तो केवल आप पक्षी परागित पौधे का नाम बताएंगे। तो हम आपको बता दें जंतु परागण क्या है। तो परागण की वह प्रक्रिया जो जंतुओं के द्वारा संपन्न होती है उस सबको क्या कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? तो 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक जो परागण है वह कीट परागण और दूसरा परागण है पक्षी परागण। अब हम लोग बात करेंगे कीट परागण की बात, कि कीट परागण क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कीट परागण के बारे में। कीट परागण, अगर अब हम लोगों से कोई पूछे कि कीट परागण क्या होता है तो परिभाषा तो लिखना आप लोगों को एकदम सिंपल सी चीजें हमने आपको बता दिया कि जब भी परागण शब्द आएगा उसके पहले वाला जो शब्द होगा उसके माध्यम से उसकी प्रक्रिया होगी। तो हम इसको बता दें, आपकी परिभाषा अगर लिखना हो तो ये लिख सकते हैं ऐसे थोड़ा सा, पर परागण की वह प्रक्रिया
वह प्रक्रिया जो कीटों द्वारा संपन्न होती है, कीटों द्वारा संपन्न होती है, उसे कीट परागण कहते हैं। कीट परागण कहते हैं। यानी पर परागण की वह प्रक्रिया जो कीटों के माध्यम से संपन्न हो, यानी जैसे मधुमक्खी हुई, इस तरह की चीजें अगर इससे द्वारा संपन्न होती है तो उसको हम लोग कीट परागण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को ये जानना होगा कि कीट परागित जो पुष्प होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग जैसे में आ जाएंगे, रात रानी का पौधा, रात रानी का जो पौधा है वह कीट परागित पुष्प है। सूरजमुखी का पौधा है, हरसिंगार का पौधा है, ये पौधे जो है ये कीट परागित पुष्प के उदाहरण है। अब हम लोग को यह जानना होगा कि कीट परागित पुष्प की विशेषता क्या क्या होती है। तो कीट परागित पहले पुष्प की विशेषता जो होती है वो आपको हम एक एक करके आपको बताते हैं डिटेल से। तो पहला तो ये सुगंधित होते हैं, ये सुगंधित होते हैं, सुगंधित होते हैं। इसका मतलब क्या? क्योंकि देखो बाबू, जब पुष्प में सुगंध होगा तभी वो कीट को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। या तो उसके अंदर सुगंध हो या उसका जो है कलर वैसा हो कि वह पुष्प को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित करे। तो ये कीट परागित पुष्प का विशेषता है कि कीट परागित जो पुष्प होते हैं ये सुगंधित होते हैं। दूसरा होता है ये रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं, सॉरी सुगंधित होते हैं, रंगीन होते हैं। रंगीन होने का मतलब ये कलरफुल होते हैं, फीके नहीं होते हैं। दूसरा ये आकर्षक होते हैं, ये आकर्षक होते हैं, यानी दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यानी कोई भी जंतु या कीट उसको देखता है उसको तो उसको अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। चौथी जो इसकी विशेषता होती है, ऐसे पुष्प जो होते हैं ये भड़कीले होते हैं। ये जो होते हैं क्या होते हैं, भड़कीले होते हैं। भड़कीले का मतलब दूर से ही दिखाई देते हैं, भड़कीले होते हैं। ये आपका कीट परागित पुष्प की विशेषता हो गई कि कीट परागित पुष्प होते क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे जो जंतु परागण का पार्ट है, यानी पक्षी परागण के बारे में। पक्षी परागण क्या होता है और किन किन पौधे में होता है, उसके अंदर कौन कौन सी खूबियां होती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं पक्षी परागण के बारे में। अब हम लोग कीट परागण के बाद समझेंगे पक्षी परागण। पक्षी परागण क्या होते हैं, तो अब देखिए पक्षी परागण का अगर बात करें तो पक्षी परागण जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि परागण की वह प्रक्रिया जो कि पक्षी के द्वारा संपन्न होती है। यानी अगर इसकी परिभाषा करें तो ये लिख सकते हैं कि पर परागण की वह प्रक्रिया जो पक्षी के द्वारा संपन्न होती है उसे पक्षी परागण कहते हैं। पक्षी परागण कहते हैं। यानी पर परागण की क्रिया अगर पक्षी के माध्यम से संपन्न होती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग पक्षी परागण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को जानना होगा कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसमें पक्षी परागण की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहला जो पौधा है वो है सेमल का पौधा, बरगद का पौधा, कदम का पौधा। इन पौधों में पक्षी परागण की क्रिया होती है। जैसे चमगादड़ के द्वारा पक्षी परागण की क्रिया होती है। अब इसकी विशेषता की बात करें कि पक्षी परागण की कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो देखिए पक्षी परागण की विशेषता जो कीट परागण की विशेषता है उससे कुछ मिली जुली ही रहती है। अगर इसकी बात करें तो इसके पुष्प जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इसके पुष्प बड़े होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि पक्षी परागण के जो फूल जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, ये जो होते हैं रंगीन होते हैं। तीसरी इसकी खूबियां है कि ये गंधहीन होते हैं, यानी इनका कोई सेंट नहीं होता, ये गंधहीन होते हैं। अगर इसकी चौथी खूबियां की बात करें तो इसके भी पुष्प जो होते हैं वो भड़कीले होते हैं, इसके पुष्प भड़कीले होते हैं। यानी इसके जो पुष्प होते हैं वो भी क्या होते हैं, भड़कीले होते हैं। तो हमने अभी तक बताया आपको पक्षी परागण के बारे में। अब हम चौथे परागण की प्रक्रिया की बात करेंगे। जंतु परागण के बाद
ये जंतु परागण के दो भाग थे, कीट परागण और पक्षी परागण। अब हम लोग बात करेंगे कृत्रिम परागण, यानी कृत्रिम परागण क्या क्या होता है और कैसे होता है। अब चलिए हम उसके बारे में समझते हैं। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि कृत्रिम परागण होता क्या है। कृत्रिम परागण, तो देखिए कृत्रिम का मतलब है होता है आर्टिफिशियल, यानी जब कोई मनुष्य अपने मतलब मनुष्य के द्वारा अगर परागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण के नाम से जानते हैं। यानी परागण पर परागण की वह प्रक्रिया, पर परागण की वह प्रक्रिया जो मनुष्य के द्वारा संपन्न होती है उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण कहते हैं। अब जैसे आप लोग देखेंगे आगे के चैप्टर में हम लोग को पढ़ना भी है, जिसमें मेंडल का आनुवंशिकता का नियम आपको बताया था, जिसमें मेंडल ने एक बड़ा सा पौधा को एक छोटे से पौधे को क्या कर दिया, क्रॉस कराया था। तो ये जो होता था कृत्रिम परागण की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। अब हम लोग को जानेंगे कृत्रिम परागण होता कैसे है, कैसे कृत्रिम परागण क्रिया संपन्न कराई जाती है। तो कृत्रिम परागण की दो तरीके होते हैं। कृत्रिम परागण करने के लिए दो तरह के काम होते हैं। पहले जो काम होते हैं वह होता है विपुंसन का काम। क्या चीज का काम है वो, विपुंसन का काम। और दूसरा जो होता है वह बैंगिंग, यानी थैलीकरण की प्रक्रिया। यानी कृत्रिम परागण में दो प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि अलग अलग अगर पुष्प की बात करें अगर कृत्रिम परागण के, तो हम एक ये पुष्प ले लेते हैं और दूसरा पुष्प यहां पे हम बना लेते हैं, एक छोटा सा पुष्प बना लेते हैं। इस प्रकार से हम एक छोटा सा एक और हमने पुष्प बना लेते हैं। ठीक है, ये आप इसके परागकण हो गए, दूसरे पुष्प के ये परागकण हो गए, ये भी इसके परागकण हो गए, ये भी इसके, और यहां से ऐसे। मैं एक टेम्पोररी ही बना रहा हूं, इसमें ध्यान देंगे। ये ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कृत्रिम परागण में क्या होगा कि इस पुष्प के जो ये जो परागकण है, इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक हमको पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, इन दोनों को हम कृत्रिम रूप से संकरण कराते हैं, कृत्रिम रूप से परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं। तो क्या करेंगे कि इस पुष्प के परागकण को इस पुष्प के वर्तिका तक पहुंचाना है, तो इसमें दो तरह की क्रिया करेंगे। पहली जो प्रक्रिया है उसको विपुंसन बोलते हैं। विपुंसन में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विपुंसन में होता क्या है। तो विपुंसन में पराग के प्रस्फुटन से पहले, विपुंसन किसे कहा जाता है, तो पराग के प्रस्फुटन से पहले ये जो पराग कोश है ये प्रस्फुटन होते हैं, तभी इसके अंदर से जो परागकण होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो पराग के प्रस्फुटन से पहले अगर हम पराग कोश को पुष्प से अलग कर देते हैं, पराग कोश को पुष्प से अलग करना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन कहलाता है। जैसे आप समझिए ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक पुष्प है और ये एक दूसरा पुष्प है। अगर इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक इस पुष्प के परागकण को हमें मिलाना है कृत्रिम रूप से, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस जो ये पुंकेसर है, यानी ये जो पराग कोश है, इसको हम लोग को काट करके इस पुष्प से अलग कर लेना होगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अलग नहीं करेंगे तो ये पुष्प
के परागकण जो होंगे वो इसी पुष्प वर्तिका तक मिल जाएंगे, तो हम लोग का जो काम होगा वो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए अगर किसी पुष्प के ये जो पुंकेसर है, अगर इसको किसी माध्यम से कैंची या चिमटी के माध्यम से अगर काट करके अगर बाहर निकाल लिया जाता है तो इस क्रिया को हम लोग विपुंसन के नाम से जानते हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि इसके जो परागकण है, इसके वर्तिकाग्र में दूसरे पुष्प के परागकण को हम क्या करें, पहुंचा सके। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या की जाती है कृत्रिम परागन में, कि ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र को किसी थैली से, किसी जैसे बटर पेपर वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा होता है, अगर इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई दूसरा जो है परागकण इसके अपने आप आ करके या किसी वायु या जल या किसी मतलब अनिश्चित रूप से या मनुष्य जिसमें इन्वॉल्व नहीं है उसके द्वारा अगर इसको आ करके ये कवर नहीं कर दे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग की क्रिया संपन्न कराते हैं। तो बैगिंग का मतलब क्या होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि विपुंसित पुष्पों को, इसको हम लिख सकते हैं विपुंसित पुष्पों के वर्तिकाग्र को यानी विपुंसित पुष्पों के वर्तिकाग्र को थैली से ढकना बैगिंग कहलाता है। बैगिंग का मतलब होता है थैलीकरण कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है, बैगिंग की जो प्रक्रिया है, इसमें सामान्यतः हम लोग बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। यानी बैगिंग का प्रक्रिया करने के लिए, बैगिंग की जो काम है ढकने के लिए हम लोग सामान्यतः किसका काम करते हैं, किस चीज का उपयोग करते हैं, बटर पेपर का उपयोग करते हैं। अब हमने आपको बताया कि कृत्रिम परागन ये होता है। तो ये जब इसको ढक देंगे, तो जब हम इसमें कृत्रिम परागन में क्या होता है कि अब इस पुष्प के परागकण को इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक अकृत्रिम रूप से पहुंचाना है, तो फिर यहाँ के परागकण जब प्रस्फुटित होगा तो यहाँ से परागकण लेंगे और इस बैगिंग को खोल करके, यानी ये जो थैली से ढके हुए खोल करके फिर इसमें लगा करके और फिर थैली को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। इस प्रकार से ये जो पुष्प होंगे, इससे जो तीसरा पुष्प बनेगा, कि ये लंबा पौधा का पुष्प और ये बौना पौधा का पुष्प है, तो इससे जो दोनों के जब पुष्प होंगे तो आधे जो लक्षण होंगे उस पुष्प के वो इसके होंगे और आधे जो होंगे ये लंबे पौधे के होंगे। यानी इस प्रकार के पौधे में दोनों के जो लक्षण है वो उसमें दिखाई देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कृत्रिम परागन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जाने कि जितने भी एकलिंगी पुष्प होते हैं, एकलिंगी पुष्प में एकलिंगी जिसमें केवल पुंकेसर हो चाहे केवल स्त्री केसर हो, तो उसमें विपुंसन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी में स्त्री केसर ही है, एकलिंगी पुष्प तो आप लोगों को मालूम है कि जिस पुष्प में केवल एक ही लिंग पाया जाता है, यानी जिसमें नर भाग अलग हो और मादा पौधा अलग हो। तो नर पौधा और मादा पौधा जब अलग होता है तो जिसमें नर पौधा है ही नहीं तो उसमें विपुंसन करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी एकलिंगी पौधे में विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उसमें क्या चीज की आवश्यकता होती है, बैगिंग की आवश्यकता होती है। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं कि पर परागन की जो जुक्तियां होती है वो क्या क्या होती हैं, कौन कौन से होती हैं, यानी पर परागन की जुक्ति के बारे में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पर परागन की जुक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान देंगे, पर परागन की जुक्तियां, जहां तक पर परागन की जुक्तियां की बात है कि पर परागन की जुक्तियां कौन कौन सी होती हैं और उसमें क्या क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि पर परागन जो क्रिया होती है वह एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्प में होती है। पर परागन की जो प्रक्रिया होती है, पर परागन की प्रक्रिया एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्प में होती है, दोनों पुष्प में होती है। यानी पर परागन की प्रक्रिया एकलिंगी पुष्प में भी होती है और द्विलिंगी पुष्प में भी होती है। और इसके द्वारा जो बीज जो बनते हैं वो अच्छे बनते हैं, यानी इसके द्वारा जो बीज बनते हैं उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के जो होते हैं इसके बीज बनते हैं। इसके द्वारा अच्छे बीज बनते हैं, अच्छे बीज बनते हैं। यानी पर परागन के द्वारा जो बीज की उत्पत्ति होती है वो अच्छे बीज की उत्पत्ति होती है। और इसके लिए पुष्पों के कुछ अनुकूलन होते हैं, इसके लिए पुष्प में कुछ अनुकूलन होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं।
इसके लिए पुष्पों में कुछ अनुकूलन होते हैं, अनुकूलन होते हैं। अब ये अनुकूलन कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें कौन कौन से अनुकूलन होते हैं और इसमें पुष्पों की कुछ विशेष अवस्था कौन कौन से होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि पुष्पों की कुछ विशेष अवस्था, पुष्पों के कुछ विशेष अवस्था की अगर बात करें, विशेष अवस्था की पुष्पों में कौन कौन सी कुछ विशेष अवस्था होती है, तो हम उसके बारे में आपको एक एक करके समझा रहे हैं। ध्यान देंगे इस चीज को कि पुष्पों में कौन कौन से विशेष अवस्था होती है। तो जो पहली अवस्था होती है उसको बोलते हैं एक लिंगता। अब हम लोग को समझना होगा कि एक लिंगता क्या है। एक लिंगता का मतलब ये होता है बाबू, आप अगर इसकी बात करें कि एक लिंग आश्रयी पौधा में, एक लिंग आश्रयी का मतलब होता है जिसमें नर पौधा अलग हो और मादा पौधा अलग हो। यानी एक लिंग आश्रयी जो पौधे होते हैं उसमें पर परागण किसी न किसी के माध्यम से होता है। जैसे क्योंकि प्रत्येक पादप या तो नर होता है या तो मादा होता है, यानी एक लिंग आश्रयी पौधे में पर परागण ही परागण का क्या है, साधन है। एक लिंगी पादप में पर परागण ही परागण का माध्यम है, परागण का माध्यम है। यानी एक लिंगी पौधे में जब भी परागण की जो प्रक्रिया होगी वह पर परागण ही होगी। जैसे आपके पपीता होते हैं, भांग होते हैं इत्यादि, इस सब में एक पर परागण की ही प्रक्रिया होगी। दूसरी अगर इसकी अवस्था करें, पुष्प की अगर दूसरी अवस्था की बात करें तो स्वयं बंध्यता, स्वयं बंध्यता। अब हम लोग जानेंगे कि स्वयं बंध्यता क्या होता है। तो स्वयं बंध्यता का मतलब होता है बाबू कि जब एक पुष्प के जयान का वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं हो तो उसे हम लोग स्वयं बंध्यता कहते हैं। यानी जब किसी पुष्प का जयान उसी पुष्प के जब किसी पुष्प का जयान उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होता, उसी पुष्प के परागकण से परागित नहीं होता तो उस अवस्था को स्वयं बंध्यता कहते हैं, स्वयं बंध्यता कहते हैं। यानी उस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं बंध्यता की अवस्था कहते हैं। ये खासकर मटर और आलू में होता है। मटर आलू जैसे पौधे में ये परागण ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये एक पुष्प है और इसका ये वर्तिकाग्र है, अगर इस पे परागकण इस पुष्प के जो परागकण है इसके द्वारा परागित न होकर के दूसरे पुष्प के परागण द्वारा परागित होती है, परागकण द्वारा, तो उस अवस्था को स्वयं बंध्यता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग तीसरी अवस्था की अगर बात करें कि इसमें तीसरी अवस्था कौन होती है, तो तीसरी अवस्था होती है भीन काल पक्वता। भीन काल पक्वता क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। इसके पहले एक बार फिर से इसको ध्यान देते हैं। पर परागण की युक्तियां क्या है, तो पर परागण की में जो होते हैं वो एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्प में होते हैं। इसके द्वारा अच्छे बीज बनते हैं। इसके लिए पुष्पों में कुछ अनुकूलन होते हैं, पुष्पों के कुछ विशेष अवस्था होती है। पहली जो अवस्था होती है एक लिंगता की होती है, जिसमें एक लिंगी पादप में जब भी जो परागण की क्रिया होती है वो पर परागण होती है, जैसे पपीता और भांग में। स्वयं बंध्यता ऐसी अवस्था है जिसमें जब उसी पुष्प का जब परागकण अगर वो अपने वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचे, यानी दूसरे पुष्प के परागकण से वो क्या हो, परागित हो, तो उसको हम लोग स्वयं बंध्यता कहते हैं। ये खासकर मटर और आलू में देखने को मिलता है। अब तीसरे बात करें भीन काल पक्वता की, यानी भीन काल पक्वता क्या है, तो चलिए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। भीन काल पक्वता, भीन काल पक्वता, भीन काल पक्वता क्या होता है, अब इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें
कि जब द्विलिंगी पुष्प के अंदर पुंकेसर और वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय पर अगर परिपक्व होते हैं तो उस अवस्था को हम लोग भिन्न काल पक्वता कहते हैं। यह अगर हम ऐसे लिखे कि जब द्विलिंगी पुष्पों में जब द्विलिंगी पुष्पों में पुंकेसर और वर्तिकाग्र, पुंकेसर और वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय में परिपक्व हो तो उसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। भिन्न काल पक्वता कहते हैं। भिन्न काल पक्वता क्या है कि यानी एक पुष्प के अंदर ये जो पुंकेसर है और ये जो वर्तिकाग्र है, ये दोनों अलग अलग समय में परिपक्व हो, यानी ये परिपक्व मतलब 2 दिन पहले हो जाए तो ये 2 दिन बाद हो जाए, यानी ये दोनों का समय अलग अलग हो तो उस अवस्था को भिन्न काल पक्वता कहते हैं। अगर इसको मुख्य रूप से देखे जाए तो इसको मुख्य रूप से 2 प्रकार के भाग में बांटा गया है। एक होता है पूर्ण पूर्वता और एक होता है स्त्री पूर्वता। एक होता है आपका पूर्ण पूर्वता और एक दो होता है वो आपका होता है स्त्री पूर्वता। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण पूर्वता क्या होता है और स्त्री पूर्वता क्या होता है। तो पूर्ण पूर्वता की अगर बात करें, यानी पूर्ण पूर्वता क्या होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जब पुष्प के परागकोश पहले ही परिपक्व हो जाए, जब पुष्प के परागकोश पहले ही परिपक्व हो जाए तो उसे पूर्ण पूर्वता कहते हैं। यानी जब पुष्प के परागकोश पहले ही परिपक्व हो जाए, यानी जो इसके स्त्री केसर है उसके पहले ही अगर वो परिपक्व हो जाए, जो वर्तिकाग्र है उसके पहले ही अगर परिपक्व हो जाए तो उसको हम लोग पूर्ण पूर्वता के नाम से जानते हैं। और स्त्री पूर्वता का मतलब क्या होता है, अब हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण पूर्वता किसमें पाया जाता है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं सूरजमुखी के पौधा, जैसे सूरजमुखी का पौधा, मालवेसी का पौधा, इन पौधे में पूर्ण पूर्वता देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करें कि स्त्री पूर्वता क्या होता है, तो जब पुष्प में अंडक पहले परिपक्व हो जाए, जब पुष्प में अंडक पहले परिपक्व हो जाए तो उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। यानी जब पुष्प में अंडक पहले परिपक्व हो जाए तो स्त्री पूर्वता कहते हैं। ये जो होते हैं एनोनेसी पौधे में होते हैं, मैग्नोलिएसी पौधे में होते हैं। ये जो पौधे होते हैं मैग्नोलिएसी पौधे में देखने को मिलते हैं ऐसे स्त्री पूर्वता। तो हम लोग जानते हैं भिन्न काल पक्वता क्या है कि जब किसी पुष्प में पुंकेसर अलग समय में और वर्तिकाग्र अलग समय में परिपक्व हो तो उसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण पूर्वता और एक होता है स्त्री पूर्वता। पूर्ण पूर्वता का मतलब होता है जिसमें परागकोश पहले परिपक्व हो जाए, और स्त्री पूर्वता का जिसमें अंडक पहले परिपक्व हो जाए, उसको हम स्त्री पूर्वता के नाम से जानते हैं। अब हम अगली अवस्था की बात करें तो उभयलिंगता क्या होता है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। उभयलिंगता, अब देखिए उभयलिंगता किसको कहा जाता है, तो कुछ पुष्पों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोधक होते हैं जिसके कारण स्वपरागण नहीं होता है। कुछ पुष्पों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र के मध्य
कुछ प्राकृतिक रोधक होते हैं, प्राकृतिक रोधक होते हैं। प्राकृतिक रोधक का मतलब उसको परागण क्रिया को में व्यवधान डालते हैं, जिसके कारण स्वपरागण नहीं होता है, जिसके कारण स्वपरागण नहीं होता है, स्वपरागण नहीं होता है, तो उसे उभयलिंगता कहते हैं, उभयलिंगता कहते हैं। उभयलिंगता का मतलब होता है कि जब किसी पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र, ये दोनों चीज के मध्य कुछ प्राकृतिक रोधक होते हैं, जिसके कारण उसमें स्वपरागण नहीं होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगता के नाम से जानते हैं। अब उभयलिंगता जो होता है ये किस प्रकार के पौधे में होता है, तो ये पौधे जो होते हैं वो मदार के पौधे में होते हैं, पांसी के पौधे में होते हैं, पांसी के पौधे में ऐसे उभयलिंगता देखने को मिलती है। अब हम आप लोग को बताते हैं विषम वर्तिकाग्र क्या होता है। अब अगली अवस्था की बात करें विषम वर्तिकाग्र, तो हम आपको बताते हैं विषम वर्तिकाग्र। विषम वर्तिकाग्र क्या होता है, तो ये हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ये अवस्था क्या होती है विषम वर्तिकाग्र की। तो कुछ पुष्पों में वर्तिका तथा परागकोश की लंबाई और रचना जो होते हैं वो स्थिति के होते हैं, अलग अलग स्थिति के होते हैं, जिससे उस पुष्पों में केवल पर परागण ही संभव हो पाता है। यानी कुछ पुष्पों में क्या होता है कि वर्तिका तथा परागकोश, वर्तिका तथा परागकोश, कुछ पुष्पों में वर्तिका तथा परागकोश विभिन्न लंबाई रचना के होते हैं, विभिन्न लंबाई और रचना के होते हैं, यानी उनकी लंबाई अलग होती है और उनकी रचना अलग होती है, जिससे उसमें केवल पर परागण संभव होता है, जिसके कारण उसमें केवल पर परागण होता है, तो उसे विषम वर्तिकाग्र कहते हैं। उस जो अवस्था होती है उसको विषम वर्तिकाग्र तो के नाम से जानते हैं। ये जो पौधे होते हैं वो प्राइमूला का पौधा है, प्राइमूला का जो पौधा होता है उसमें ऐसे अवस्था देखने को मिलती है, यानी प्राइमूला के पौधे में विषम वर्तिकाग्र की अवस्था देखने को मिलती है। अब हम लोग जानेंगे कि पर परागण के क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। पर परागण के लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पर परागण के लाभ क्या है और हानि क्या है। तो हम सबसे पहले जानेंगे पर परागण के लाभ। तो पर परागण का पहला लाभ आपको बताते हैं, ध्यान देंगे इस चीज को कि पर परागण का पहला लाभ ये होता है कि इसके उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होते हैं। इससे उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होते हैं, यानी इनके जीने की संभावना अधिक होती है, यानी ये दुर्बल नहीं होते हैं। इससे नई किस्म पैदा की जाती है, तीसरी इसकी फायदा है कि पर परागण से उत्पन्न बीज अधिक जीवन क्षम होते हैं। इससे उत्पन्न बीज अधिक जीवन क्षम होते हैं,
यानी इसके द्वारा जो बीज उत्पन्न होते हैं वो अधिक जीवन क्षम होते हैं, यानी उनके जीने की संभावना अधिक होती है। तो यानी पर परागण के 3 लाभ होते हैं। पहला, इनके संतान अधिक स्वस्थ होते हैं, यानी इनके संतान दुर्बल नहीं होते हैं। दूसरा, इसके नई किस्म पैदा की जाती है। तीसरा, इससे उत्पन्न बीज अधिक जीवन क्षम होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पर परागण की हानि की। पर परागण की हानि क्या है? तो पर परागण की अगर हानि की बात करें तो पहली हानि यह होती है कि पर परागण में अनिश्चितता बनी रहती है। इसमें अनिश्चितता बनी रहती है। अनिश्चितता बनी रहती है। अनिश्चितता बनी रहने का मतलब बाबू कि इसमें ये डर बराबर बना रहता है कि परागण क्रिया संपूर्ण होगी या नहीं होगी, ये तरह की संशय हमेशा बना रहता है। दूसरी जो इसके हानि है वो यह हानि है कि इनके परागकण अधिक बर्बाद होते हैं। इसके परागकण अधिक बर्बाद होते हैं। अधिक बर्बाद होते हैं, यानी इसके जो परागकण होते हैं वो अधिक बर्बाद होते हैं। तीसरी अगर इसकी बात करें तो इसके परागकण जो होते हैं अत्यधिक मात्रा में बनने के कारण इसमें ऊर्जा अधिक खर्च होती है। इसमें परागकण अधिक बनने के कारण इसमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है। अधिक ऊर्जा खर्च होती है, यानी अगर इसमें परागकण ज्यादा बनेंगे तो ऊर्जा भी ज्यादा लगेगी। चौथी इसकी हानि है, पर परागण की चौथी अगर हानि की बात करें तो इसके द्वारा प्राप्त बीज जो होते हैं वो मिश्रित गुण वाले होते हैं। यानी इसके द्वारा जो बीज प्राप्त होते हैं, इसके द्वारा जो बीज प्राप्त होते हैं उसे वो मिश्रित गुण वाले होते हैं। वो मिश्रित गुण वाले होते हैं। ये पर परागण की हानियां थी। यानी पर परागण के लाभ क्या है? इसके संतान अधिक स्वस्थ होते हैं। दूसरा, इसकी नई किस्म पैदा की जाती है। तीसरा, इसमें उत्पन्न बीज अधिक जीवन क्षम होते हैं। हानि क्या है? तो इसमें अनिश्चितता बनी रहती है, डर हमेशा बना रहता है कि परागण क्रिया संपूर्ण होगा या नहीं। दूसरे, इसके परागकण अधिक बर्बाद होते हैं, जितने परागित नहीं होते उससे ज्यादा बर्बाद होते हैं। तीसरा, इसके परागकण अधिक बनने के कारण इसमें ऊर्जा ज्यादा लगती है। चौथा, इसके द्वारा जो बीज प्राप्त होते हैं वो मिश्रित गुण वाले होते हैं। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण होता क्या है। पराग स्त्री केसर संकर्षण के बारे में तो चलिए हम आप उसके बारे में बता रहे हैं। आज का ये क्लास का लास्ट टॉपिक है पराग स्त्री केसर संकर्षण के बारे में। तो ध्यान देंगे, पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग स्त्री केसर संकर्षण होता क्या है तो इसके बारे में हम आपको बताएं तो वर्तिकाग्र पर परागकणों के गिरने से लेकर, अगर इसकी परिभाषा को तय करें तो लिखेंगे वर्तिकाग्र पर परागकणों के गिरने से लेकर यानी वर्तिकाग्र पर जो परागकण गिरते हैं वहां से लेकर बीजांड के परिनालिका में पराग नलिका गिरने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के द्वारा प्रविष्ट होने की सभी घटना पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है। यानी वर्तिकाग्र पर परागकण के गिरने से लेकर पराग नलिका द्वारा बीजांड के अंदर प्रविष्ट का मतलब होता है अन्य कोशिका से अपना संयुग्मन करने की प्रक्रिया को, पूरी तरह की प्रक्रिया को हम पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखते हैं कि परागकण में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पुष्प में जो स्त्री केसर होता है उसमें प्राकृतिक रूप से एक गुण होते हैं जिसके द्वारा वो सही परागकण और गलत परागकण की पहचानने की उसके अंदर क्षमता होती है। यानी उसको पता चल जाता है। अब जैसे आप कहोगे
एक चीज आपको समझा दें, जैसे मान लीजिए ये आपका किसी दूसरे पुष्प का, ये मान लीजिए कमल के पुष्प है और एक मान लेते हैं सूरजमुखी का पुष्प है। अब मान लीजिए सूरजमुखी के पुष्प क्यों ना पक्षी के माध्यम से या कीट के माध्यम से, जिसके माध्यम से वो परागण क्रिया संपन्न होती है, वह क्यों नहीं कमल के पुष्प के वर्तिका तक पहुंचते हैं, और क्यों नहीं कमल का पुष्प का वर्तिका उसको क्या करता है, वर्तिका में उसको ग्रहण करके और फिर वह संयुग्मन कराता है अन्नकोशिका से। तो ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्त्री केसर में एक महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती है। वह क्या होती है, वह पहचानने की, सही परागण और गलत परागण की पहचानने की। वह अपने ही प्रजाति के पराग कण को ये पराग नलिका से अंदर जाने देती है, जो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र है। अगर वो दूसरे पुष्प का परागकण होगा, यानी दूसरे पौधे का परागकण होगा, दूसरी प्रजाति का होगा, तो उसके अंदर जाने ही वो नहीं देगी। तो ये स्त्री केसर की अपनी एक विशेषता होती है। आज का क्लास बस इतना ही। हम अगले क्लास में हम आपको बताएंगे द्विनिषेचन क्या होती है, भ्रूण क्या होता है, बहुभ्रूणता क्या होती है और उसका क्या महत्व है, हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और कोई भी अगर आपको अपना सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।